हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 31 मई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जो 2023 में आईपीएल हुआ है या इसका 16वां संस्करण हुआ है, तो इसको किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। किसने दोस्तों? चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा करके अपना 5वां आईपीएल का खिताब जीता है। और ये जो फाइनल मुकाबला हुआ था, ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगर हम फाइनल मुकाबले की बात करें तो फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी की थी, 214 रन बनाए थे। फिर इसके बाद बारिश हुई। बारिश के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को 171 रन का टारगेट मिला था 15 ओवर में। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 171 रन का टारगेट पूरा किया और इस प्रकार से आईपीएल 2023 का खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है। इसके अलावा एक और टीम है जिसने 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है, वो है मुंबई इंडियंस। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं फाइनल मैच में डेवॉन कॉनवे और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं शुभमन गिल। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। दोस्तों, पर्पल कैप किसे मिली है? मोहम्मद शमी को। पर्पल कैप उस खिलाड़ी को दी जाती है जिसने सबसे अधिक विकेट लिए हुए हैं उस सीजन में। तो मोहम्मद शमी ने 28 विकेट लिए हैं, सबसे अधिक विकेट लिए हैं इस सीजन में, तो उन्हें पर्पल कैप मिली है। ऑरेंज कैप मिली है शुभमन गिल को। इन्होंने 890 रन बनाए हैं और ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को मिलती है जिसने सीजन में सबसे अधिक रन बनाए हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन मिला है यशस्वी जायसवाल को। कैच ऑफ द सीजन मिला है राशिद खान को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है शुभमन गिल को और फेयर प्ले पुरस्कार मिला है दिल्ली कैपिटल्स को। तो ये कुछ पुरस्कार भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आईपीएल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो आईपीएल को कंट्रोल कौन करता है? बीसीसीआई। इसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। इसमें वर्तमान में टीमों की संख्या है 10 और 2023 का जो स्पॉन्सर था वो था टाटा। और सबसे सफल टीमें हैं मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। इन दोनों ने 5-5 बार आईपीएल का खिताब जीता है। और सबसे अधिक विकेट लिए हैं यजुवेंद्र चहल ने, 187 विकेट लिए हैं आईपीएल के अब तक के इतिहास में। और सबसे अधिक रन बनाए हैं विराट कोहली ने, 7263 रन आईपीएल के अब तक के इतिहास में। आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है स्टडी कर ऑफिशियल। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको पीडीएफ हमारे ऐप पर भी मिलेगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, तुर्की के 11वीं बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो तुर्की के 11वीं बार राष्ट्रपति बने हैं रेसिप तैयब एर्दोगन। देखिए, तुर्की को पहले तुर्की के नाम से जाना जाता था, लेकिन रेसिप तैयब एर्दोगन ने ही तुर्की का नाम तुर्की किया है। तो अब वो राष्ट्रपति का चुनाव फिर से जीत गए हैं और वो 11वीं बार राष्ट्रपति बनने वाले हैं। दोस्तों, उनके विपक्ष में थे कमाल कलचदारलू, जिन्हें कमाल गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, अगर हम इस राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो एर्दोगन को 52% वोट मिले हैं और कलचदारलू को 48% वोट मिले हैं। और तुर्की में ऐसा नियम है कि जिस भी पार्टी या गठबंधन को 50% से अधिक वोट मिलते हैं उसी की जीत होती है। तो इस प्रकार से एर्दोगन फिर से राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। एर्दोगन साल 2003 से ही तुर्की का नेतृत्व कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं ऑपरेशन दोस्त की। तो 2023 में तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था और इसमें भारत ने मदद करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन दोस्त। तो याद रखना है आपको कि ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में आए हुए भूकंप से संबंधित है। दोस्तों, ये जो भूकंप आया था इसमें 45,000 से अधिक लोग मारे गए थे। भूकंप का केंद्र था गांजियाटेप, जो कि तुर्की के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, यानी CAG हैं।
तो उन्हें 2024 से 2027 तक के कार्यकाल के लिए फिर से WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। इससे पहले वह 2019 से 2023 के बीच में WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में काम कर चुके हैं। दोस्तों, WHO का जो बाहरी लेखा परीक्षक होता है वह वित्तीय विवरणों और संचालन का ऑडिट करने के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी जो WHO का बाहरी लेखा परीक्षक होता है उसे कौन नियुक्त करता है? विश्व स्वास्थ्य सभा नियुक्त करती है। दोस्तों, बात करते हैं WHO की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे बोला जाता है। इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। बात कर लेते हैं CAG की, यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में CAG के पद की बात की गई है और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, और अगर CAG अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? भारत के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। हर साल 30 मई को गोवा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को दमन और द्वीप से अलग करके एक राज्य घोषित किया गया था। अब बात करते हैं गोवा की स्वतंत्रता की। देखिए दोस्तों, भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन गोवा स्वतंत्र नहीं हुआ 15 अगस्त 1947 को। वहां पर शासन रहा है पुर्तगालियों का। तो भारत सरकार ने पुर्तगालियों के साथ बातचीत की, लेकिन वो नहीं माने। फिर इसके बाद भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया और इसके बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया था। तो इस प्रकार से गोवा को स्वतंत्रता 19 दिसंबर 1961 को मिली थी पुर्तगालियों से। गोवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो राजधानी है पणजी। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं कौन? PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा की आधिकारिक भाषा कौन है? कोंकणी है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 19 दिसंबर को भारत में गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा का अधिकांश मृदा आवरण लैटेराइट से निर्मित है, यानी यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। यह महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, मोघर आवास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये उड़ीसा राज्य में शुरू हुई है। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के लोगों को अपने घरों का सपना पूरा करने के लिए या अपने घरों को अपग्रेड करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मोघर योजना शुरू की है। मोघर का मतलब है माई हाउस, ठीक है। तो ये योजना जो है उड़ीसा में शुरू की गई है और इस योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी होंगे उन्हें 3 लाख रुपए तक का आवास ऋण प्रदान किया जाएगा। और इस योजना का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी मासिक आय 25,000 रुपए से कम होगी, तो उन्हें इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। बात करते हैं उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल 2023 को मनाया गया है। देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कुरसाई उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। उड़ीसा का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है। CJI DY चंचूड़ ने उड़ीसा के 10 जिलों में डिजिटलीकरण केंद्रों का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। तो ये उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। उड़ीसा के गवर्नर जरूर याद रखिएगा कौन है? गणेशी लाल हैं। अगला प्रश्न है, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन बने हैं दोस्तों? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC नियुक्त किया है। बात कर लेते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की। तो CBC एक सर्वोच्च सतर्कता संस्था है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण से मुक्त है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जिसकी जवाबदेही केवल संसद के प्रति है। यह अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। कुछ प्रमुख नियुक्तियां भी डिस्कस करते हैं। तो अभी कौन से आयोग के अध्यक्ष कौन है, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह।
अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज अहीर। एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। एससी आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सापला। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। तो ये कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं। अगला प्रश्न है खीर भवानी मेला कहाँ मनाया गया है? तो यह मेला जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। कहां पर दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। तो हर साल ज्येष्ठ अष्टमी के दिन कश्मीरी पंडित माता रागनिया देवी मंदिर, जिसे खीर भवानी मंदिर कहा जाता है, वहां पर जाते हैं और वहां दर्शन करते हैं। खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडितों के आध्यात्मिक क्षेत्र में एक पवित्र स्थान रखता है और खीर भवानी को कश्मीरी पंडितों का देवता माना जाता है। दोस्तों, खीर भवानी मेला कश्मीर में सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे का एक प्रतीक है। अब यहाँ पर त्योहार या मेले की बात आई है तो भारत के कुछ प्रमुख महोत्सव, त्योहार और पर्व भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सरहुल त्योहार मनाया जाता है झारखंड में, गुड़ी पर्व और खंडोबा महोत्सव महाराष्ट्र में, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, बांचुआ महोत्सव और बिहू पर्व असम में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, हेमिस त्योहार लद्दाख में, सिगमो महोत्सव गोवा में और फूलदेई महोत्सव और हरेला पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू हुई है? तो पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है असम राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? असम राज्य में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। और यह जो ट्रेन है कहां से कहां तक चलेगी? तो ये गुवाहाटी असम से न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल तक चलेगी। ठीक है। और यह यात्रा के समय को घटा करके 5 घंटे 30 मिनट तक कर देगा। दोस्तों, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली से वाराणसी के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना की गई थी। असम की बात आई है तो असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप असम की लोकेशन देख सकते हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों में है। राजधानी है इसकी दिसपुर। हेमंता बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। विधानसभा सीटें हैं 126, लोकसभा सीटें हैं 14 और राज्यसभा सीटें हैं 7। यहाँ का राजकीय पशु है भारतीय गैंडा। अगला प्रश्न है नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो अभी हाल ही में नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक आया है 2020-21 का, तो उसमें सबसे ऊपर है केरल। कौन सा राज्य है दोस्तों? केरल। तो साल 2020-21 के नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में 19 बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा बिहार 19वें स्थान पर है, उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है और मध्य प्रदेश 17वें स्थान पर है। यानी इन राज्यों की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सबसे कमजोर है 19 बड़े राज्यों में। अगर हम 8 छोटे राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और इसके बाद सिक्किम और गोवा का स्थान आता है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लक्षद्वीप पहले स्थान पर है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे नीचे स्थान पर है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है सेंट्रल एशियाई वॉलीबॉल संघ महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब जीता है भारत ने। देखिए, जो ये चैलेंज कप हुआ था इसमें भारत ने एक भी मैच हारा नहीं है और इसमें जीत हासिल की है। तो दोस्तों भारत ने काठमांडू में आयोजित CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब जीता है और भारत ने कजाकिस्तान को हरा करके इस चैंपियनशिप को जीता है। तो कजाकिस्तान को 3-0 से हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। टूर्नामेंट का आयोजन नेपाल वॉलीबॉल एसोसिएशन के द्वारा किया गया था और ये जो चैंपियनशिप हुई थी इसमें 8 देशों ने हिस्सा लिया था। भारत, कजाकिस्तान, नेपाल, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, किर्गिस्तान, मालदीव और बांग्लादेश। ठीक है। और जीत हासिल किसने की है? भारत ने की है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी हाल ही में नाइजीरिया की यात्रा पर थे और वहीं पर नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं बोला अहमद तिनुबू, तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुए हैं।
अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 29 मई को अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किस दिन को मनाया जाता है? 29 मई को। दोस्तों चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज की पिटारी को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एनवीएस फर्स्ट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? दामोदर मोजो को। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने। विश्व का सबसे लंबा गीत कौन बना है? श्री रामचरितमानस। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? कोजी याकुसो को। अगली जनगणना फॉर्म में कितने धर्मों के विकल्प होंगे? 6 धर्मों के। कृष्णन हनिहर शर्मा किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? कर्नाटक बैंक के। 2023-24 के लिए CII अध्यक्ष किसे चुना गया है? आर दिनेश को। भारत को किस देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की स्वीकृति मिली है? नेपाल में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियां। तो दोस्तों एस्किमो जनजाति पाई जाती है अलास्का जो कि अमेरिका में है, कनाडा और ग्रीनलैंड में। रेड इंडियन जनजाति पाई जाती है अमेरिका और कनाडा में। बोरो जनजाति पाई जाती है ब्राजील में। बुशमैन जनजाति बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई जनजाति केन्या, युगांडा और तंजानिया में पाई जाती है। खिरगीज जनजाति मध्य एशिया के किर्गिस्तान और पमीर के पठार में पाई जाती है। सेमांग जनजाति मलेशिया में। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में और नीग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। चलिए बात करते हैं कल के क्वेश्चन के आंसर की। तो कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे उसका आंसर था इसरो और लगभग सभी ने इसका आंसर इसरो दिया है। और दोस्तों कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा जानकारी बताई है, तो अगर आपको उस टॉपिक के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिएगा। आज का क्वेश्चन है IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर भी करिएगा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।